हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू AKS डेस्टिनी। आज हम पार्टनरशिप का बेस चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि इसमें हम ये पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप होती क्या है और कुछ पार्टनरशिप की बेसिक चीजें। तो जैसे देखो, तो आज हमें सबसे पहले समझना है कि आखिरकार पार्टनरशिप होता क्या है। जैसा हमने 11th क्लास के बिजनेस स्टडी में थोड़ा बहुत पढ़ा है पार्टनरशिप। तो जैसे आप देखिए, पार्टनरशिप होती है एक रिलेशनशिप, यानी कि पार्टनरशिप इज अ बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन, राइट। तो जैसे यहां पे देखो, वही बात है कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन, यानी कि जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर कोई बिजनेस करते हैं तो उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं, राइट। बट एक बात और है बच्चे, हु हैव अग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी उनके बीच में एक रेशियो भी होना चाहिए कि कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों, जैसे दिस इज एन एग्जांपल, A, B, C, ये तीन पार्टनर हैं। अब इनके बीच में प्रॉफिट कैसे बटेगा, ये बात इनमें सबसे पहले होनी चाहिए, राइट। तो जैसे आपको मैं कहता हूं कि जो A है उसने 5 लाख रुपीस इंट्रोड्यूस करा है, B ने 3 लाख रुपीस इंट्रोड्यूस करा है और इसने 2 लाख रुपीस इंट्रोड्यूस करा है, राइट। तो अब ये प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, ये बात इनके बीच में फिक्स होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो क्या रूल होगा वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो जैसे यहां पे ये बता रहा है कि हु हैव अग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होनी चाहिए। और फिर बताता है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम। ओके, इसका क्या मतलब है? तो कैरिड ऑन बाय ऑल का मतलब है या तो ये सारे वर्किंग है, सारे बिजनेस में डेली जाते हैं, काम करते हैं, और एनी ऑफ देम का मतलब हो सकता है कि इनमें से कोई पार्टनर पैसा लगा दिया हो लेकिन काम नहीं करता हो, तो वो एनी ऑफ देम हो गया, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप डेफिनेशन, राइट। अब हम नेक्स्ट आते हैं बच्चे पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 यानी उसी के अकॉर्डिंग पूरी पार्टनरशिप चलती आ रही है, राइट। तो जैसे देखो, पार्टनरशिप एक्ट में सबसे पहले हम देख रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। तो डीड का मतलब होता है स्टूडेंट्स एग्रीमेंट, राइट। तो डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट, यानी एक ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर रिटन बातें लिखी हो कि पार्टनरशिप में क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे। जैसे यहां पे देखो, इट इज एन रिटन एग्रीमेंट विथ टर्म्स एंड कंडीशंस, यानी कि एक ऐसा रिटन एग्रीमेंट है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस दे रखी हैं। एंड एक बात और बोल रखा है बच्चे कि पार्टनरशिप एसेंशियल नहीं है, यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस में अगर कुछ लोग पार्टनरशिप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से ये मैंडेटरी नहीं है। तो यही बता रहा है कि एसेंशियल नहीं है बट डिजायरेबल, उन्हें पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर लेना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं करा है तो फिर बाद में पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो सकता है। जैसा कि आप देख रहे हो, यहां पे इसने 5 लाख लगाया, इसने 3 लाख लगाया, इसने 2 लाख लगाया, तो इनके बीच में डिस्प्यूट हो सकते हैं। बाद में हो सकता है कि सी ज्यादा काम करता हो, ए कम काम करता हो, ए ने ज्यादा पैसा बेशक लगाया है लेकिन वर्क सी ज्यादा करता हो, तो बाद में डिस्प्यूट हो सकता है। इस वजह से बच्चों पार्टनरशिप एग्रीमेंट डिजायरेबल होता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर लो तो आपके लिए ज्यादा बेटर है, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं करते हो तो यहां पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगेगा, जिसमें कुछ रूल्स दिए गए हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। तो अब हम इसके बाद वही पार्टनरशिप एक्ट 1932 ही पढ़ेंगे। अभी आप लोग बस ये समझ लो कि पार्टनरशिप डीड क्या है। पार्टनरशिप डीड जस्ट ए एग्रीमेंट है बच्चों, राइट। तो अब आते हैं हम लोग पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कुछ बेसिक रूल्स बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कुछ बेसिक रूल्स कि अगर कुछ पार्टनर्स दोस्ती यारी में बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, यानी कुछ लोग, और बाद में डिस्प्यूट होता है तो क्या रूल लगेगा और क्या नहीं लगेगा, ये बातें पढ़ते हैं। जैसे देखो, फर्स्ट है बच्चों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे मैंने कहा कि सपोज करो जैसे A, B, C ये तीनों पार्टनर हैं, इन तीनों ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है लेकिन कोई एग्रीमेंट नहीं है। और एक बात और, A जो है उसने 5 लाख रुपीस लगाए थे और B 3 लाख रुपीस और C जो है वो 2 लाख रुपीस, राइट। लेकिन इन्होंने एग्रीमेंट बिल्कुल नहीं करा कि किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो उस केस में बच्चे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, यानी कि उससे मतलब बिल्कुल नहीं है कि इन्होंने पैसा कितना लगाया है, कंपनी में इन्वेस्ट कितना करा है। अगर एग्रीमेंट नहीं है
साइलेंट है पार्टनरशिप डीड, तो उस केस में प्रॉफिट इन्हें इक्वल बांटना पड़ेगा स्टूडेंट्स। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट है और इन्होंने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि इसको ज्यादा मिलेगा, इसको कम मिलेगा, तब तो ठीक है, कोई इशू ही नहीं है, पहले से ही एग्रीमेंट है। तो यहां पे हम लिख देंगे एज पर डीड, जैसा भी डीड में है उसके अकॉर्डिंग ही मिल जाएगा बच्चे। ओके, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग यानी कि जो पार्टनर्स पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करते हैं बिजनेस से, तो उसको हम ड्रॉइंग बोलते हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में भी बच्चे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, यानी कि साइलेंट है या एब्सेंट है बच्चे, तो उस केस में क्या होगा, राइट? तो देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है ये भी पार्टनर को नहीं देना, नॉट अलाउड। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में है तब तो वैसे ही लगेगा एज पर डीड। अगर मान लो मैंने कहा एग्जांपल में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% है, तो 10% पे करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी पार्टनर्स ने जो पैसा बिजनेस में इंट्रोड्यूस करा हुआ है, तो उस पे इंटरेस्ट पार्टनर्स को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है यानी कि एब्सेंट है, तो उस केस में ये भी नॉट अलाउड है, नॉट अलाउड। लेकिन अगर डीड में है कि नहीं भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, तो ठीक है बच्चों, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, जितना भी परसेंट हो। अगर 12% है तो 12% मिलेगा, 12% मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं बच्चों सैलरी या कमीशन टू पार्टनर, राइट? सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, इसके बारे में भी पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है, यानी पार्टनरशिप डीड साइलेंट या एब्सेंट है, राइट? तो उस केस में सैलरी या कमीशन पार्टनर्स को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे सपोज करो मैं कहता हूं सी जो है वो कंपनी में ओवर टाइम करता है, राइट? बाकी पार्टनर तो टाइमली चले जाते हैं, लेकिन ये रुक के काम करता है, एक्स्ट्रा वर्क करता है, तो वो डिमांड कर सकता है कमीशन वगैरह की, तो उसे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट नहीं करा है। अगर एग्रीमेंट कर देते तो बिल्कुल मिलता, लेकिन एग्रीमेंट नहीं करा है तो नहीं मिलेगा बच्चों, नॉट अलाउड। ओके, नेक्स्ट आते हैं, यहां तो एज पर डीड होगा। अगर मान लो मैं कहता हूं कि सैलरी उसकी फिक्स है कि ₹10,000 मिलनी चाहिए, तो ठीक है, मिलेगी। ओके, नेक्स्ट आते हैं बच्चों इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो पार्टनर यानी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का मतलब ये हुआ कि किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया, यानी ये जो पार्टनर्स हैं इनका जो बिजनेस है, इनका जो बिजनेस है, राइट, इस बिजनेस को इनमें से किसी इंडिविजुअल पार्टनर ने लोन दिया है। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि जो बी है इसने बिजनेस को लोन दिया है, तो इट मे बी पॉसिबल कि कोई पार्टनर बिजनेस को लोन दे दे, यानी इनके बिजनेस को जरूरत है पैसे की, तो हो सकता है कि इनमें से ही कोई बंदा उस बिजनेस में पैसा लगा दे, तो उस केस में बिजनेस को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तब भी। तो देखो यहां पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो यहां पे 6% पर एनम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, या पार्टनरशिप डीड में जैसा है वैसा होगा। 6% की जगह अगर पार्टनरशिप डीड में 15% है तो वो पे करना पड़ेगा, राइट? तो देखो स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ बेसिक रूल्स पढ़े कि अगर पार्टनर्स विदाउट एग्रीमेंट बिजनेस करते हैं तो उस केस में पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, राइट? अब इसके बाद हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बच्चे सब, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ेंगे, कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में पढ़ेंगे, सबके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, राइट? तो अभी हम लोग सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है, लेकिन आपको इजी लगेगा बच्चों। सो स्टूडेंट्स, अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पढ़ना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, इसका सेपरेट क्वेश्चन भी आता है, राइट? तो देखो सबसे पहले हमें यह समझना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में ड्रॉइंग है क्या। तो ड्रॉइंग होता है अमाउंट withdrawn by partner या proprietor for personal use, राइट? तो ड्राइंग होता है अगर कोई भी बिजनेस का ओनर या पार्टनर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करता है तो उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। बट ड्राइंग भी बच्चे दो तरीके की हैं जो आप लोगों को समझना है। जैसे देखो, ड्राइंग एक अगेंस्ट प्रॉफिट होता है और एक अगेंस्ट
कैपिटल होता है, राइट। तो जैसे देखो, अगेंस्ट जो प्रॉफिट होता है वो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से निकाला जाता है। यानी पार्टनर सपोज करते हैं कि इस महीने के एंड में या इस साल के एंड में इतना हमारा प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट में मैं इतना पैसा विड्रॉ कर रहा हूं, राइट। तो देखो, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से ही निकाल लेते हैं, राइट। इट डज नॉट रिड्यूस कैपिटल, इससे कैपिटल नहीं रिड्यूस हुई, इससे उनका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वो पहले ही कह रहे हैं कि जो हमारा प्रॉफिट आने वाला है एक महीने बाद या एक साल बाद, उससे हम पैसा कुछ विड्रॉ कर रहे हैं, ओके। बट अगेंस्ट कैपिटल में होता है कि ये कैपिटल से ही कुछ पार्ट निकाल लेते हैं, यानी जो पैसा बिजनेस में इंट्रोड्यूस करा है एज ए कैपिटल, उससे ही कुछ पार्ट इन्होंने विड्रॉ कर लिया, और ये उनकी कैपिटल को रिड्यूस कर देता है। और कैपिटल रिड्यूस कर देगा तो कैपिटल पे इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा बच्चों, ओके। अब हमें समझना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इन दोनों में किस पे लगेगा। तो देखो बच्चों, इस पे लगेगा, तो यहां पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एप्लीकेबल, यानी कि अगर प्रॉफिट के अगेंस्ट ड्राइंग करी जाती है तो उस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगता है, लेकिन अगर आप कैपिटल के अगेंस्ट ड्राइंग कर रहे हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट एप्लीकेबल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि आपने कैपिटल के अगेंस्ट अगर ड्राइंग करी है तो आपका कैपिटल ही रिड्यूस हो गया, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम हो जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड में है तो, राइट। तो हमने ये चीज देखा कि ड्राइंग भी दो तरीके से होती है, एक अगेंस्ट प्रॉफिट और एक अगेंस्ट कैपिटल। और अगर बात करें कि इंटरेस्ट किस पे लगता है तो अगेंस्ट प्रॉफिट वाले पे लगता है, अगेंस्ट कैपिटल वाले पे इंटरेस्ट नहीं लगाते, क्योंकि कैपिटल से ही विड्रॉ करते हैं जिससे उनकी कैपिटल रिड्यूस हो जाती है, राइट। तो अब हम पढ़ेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से निकाले जाते हैं, इसके दो मेथड्स हैं, तो अब हम पढ़ते हैं। So student, basically there are two methods to calculate interest on drawing. First one is simple method and second is product method, right? तो अब हमें इन दोनों में डिफरेंस समझना है कि सिंपल मेथड कब लगता है और प्रोडक्ट मेथड कब लगता है, ओके। तो जैसे ध्यान दो, सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है एट रेगुलर इंटरवल, यानी कि हर महीने वो सेम अमाउंट ही विड्रॉ कर रहा है। जैसे मान लो मैंने कहा कि अप्रैल में भी उसका सेम अमाउंट है, मई में भी सेम अमाउंट है, जून में भी सेम अमाउंट है, यानी फुल ईयर उसने विड्रॉ करा और रेगुलर इंटरवल पर हर महीने विड्रॉ करा इसने। तो जैसे मैंने कहा 1000 1000 1000, सी यहां पे अमाउंट भी सेम है और हर महीने भी विड्रॉ कर रहा है, मार्च तक इसी तरीके से ये विड्रॉ कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल मेथड। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, बस इतना याद रखना कि सेम अमाउंट विड्रॉ करेगा और पूरे साल करेगा रेगुलर इंटरवल पे, ओके। अब आते हैं हम लोग प्रोडक्ट मेथड पे। तो प्रोडक्ट मेथड में कह रहा है कि सेम अमाउंट भी विड्रॉ करता है, डिफरेंट भी करता है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि रेगुलर करेगा, उसकी मर्जी, कभी करेगा, कभी करता है, कभी नहीं करता है। जैसे देखो, इरेगुलर इंटरवल हो सकता है कि उसने 6 महीने तक ड्राइंग करी हो, 8 महीने तक ड्राइंग करी हो, या एक ही महीने की ड्राइंग करी हो, या एक ड्राइंग आज कर रहा है फिर दूसरी 2 महीने बाद कर रहा है फिर 3 महीने बाद कर रहा है। तो यहां पे इरेगुलर इंटरवल रहेगा आप लोगों का। अमाउंट सेम या डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ड्राइंग पूरे साल की नहीं रहेगी, इरेगुलर रहेगी। सो अभी हम लोग सिंपल मेथड को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, देन विल मूव टू प्रोडक्ट मेथड। सो स्टूडेंट, हम लोग सिंपल मेथड पर आते हैं। तो देखो, सिंपल मेथड में ये होता है कि इफ ड्राइंग्स मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो 6.5 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा इसमें, तो 6.5/12 लिखेंगे, दिस इज एन एवरेज पीरियड। अगर ड्राइंग मिडल ऑफ ईच मंथ है तो 6 मंथ का इंटरेस्ट इसमें लगेगा, 6/12 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। और अगर एंड ऑफ ईच मंथ है तो 5.5/12 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, राइट। तो इसमें यह समझना है हमें कि अगर वो ड्राइंग बिगनिंग ऑफ ईच मंथ कर रहा है, यानी पूरे साल ड्राइंग कर रहा है, जैसा हमने सिंपल मेथड का नेचर समझा था कि सेम अमाउंट विड्रॉ करता है और फुल ईयर करता है, पूरे साल करता है, तो 6.5 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा अगर बिगनिंग में कर रहा है। जैसे बिगनिंग का मतलब है स्टूडेंट्स 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, ऐसे करके 1 मार्च तक विड्रॉ कर रहा है। मिडल का मतलब है कि फर्स्ट ड्राइंग इसने 15 अप्रैल को करी है, देन 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई,
ऐसे करके 15 मार्च तक करिए। एंड का मतलब है 30 अप्रैल, 30 मई, 30 जून, 30 जुलाई, ऐसे करके 30 मार्च तक ड्राइंग करी है। तो ये टेक्निक्स हैं कुछ और ये मंथ्स हैं। बट नाउ क्वेश्चन इज दैट कि आखिरकार ये जो एवरेज पीरियड है ये आए कैसे हैं, अभी हम इसे समझते हैं स्टूडेंट्स। तो जैसे आप देखो, हमने अपने स्कूल वाला टाइम पीरियड लिया कि जैसे स्कूल अप्रैल में स्टार्ट होते हैं और मार्च में एग्जाम होता है और फिर बच्चे पास होके नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाते हैं जो पढ़ते हैं। ओके, तो जैसे ध्यान दो, तो अप्रैल से मार्च तक हमारे स्कूल का पीरियड है। ओके, अगर हम पहले वाले की बात करते हैं, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, अगर वो हर महीने यानी हर महीने के बिगनिंग में यानी 1 अप्रैल को ड्राइंग करी है, फिर 1 मई को करी है, 1 जून को करी है, ऐसे करके पूरे साल ड्राइंग करी है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला एवरेज पीरियड निकालने का, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो सी, उसने सबसे पहली ड्राइंग कब करी होगी, अगर हम बिगनिंग की बात कर रहे हैं, बिगनिंग की बात कर रहे हैं, तो पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को करी होगी। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं? 12 मंथ होते हैं स्टूडेंट्स। एक बार आप कॉपी पे जोड़ के देख लो, 1 अप्रैल से कमिंग 31 मार्च तक। ओके, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉ, यानी लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? तो लास्ट ड्राइंग ईयर का एंड मार्च है, तो यानी 1 मार्च को करा हुआ, क्योंकि बिगनिंग में कर रहा है ड्राइंग, तो 1 मार्च को, तो डिवाइडेड बाई 2 आएगा। तो स्टूडेंट्स ये आया 13 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6.5, जो हमने यहां पे पढ़ा था सेम आ गया 6.5। अब हम मिडल वाले पे आते हैं, राइट। तो जैसे आप देखो, ये तो बिगनिंग वाला था कि बिगनिंग का ये कैलकुलेट होगा। अगर मैं मिडल की बात करूं स्टूडेंट्स, तो मिडल में फर्स्ट ड्राइंग उसने 15 अप्रैल को करी थी, राइट। तो 15 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड होता है? तो वो होता है 11.5 मंथ, 11.5 मंथ होता है। ओके, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉ, लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? 15 मार्च को करी होगी। तो 15 मार्च से 31 मार्च 15 डेज यानी 0.5 मंथ डिवाइडेड बाय 2, यानी 12 डिवाइड बाय 2 यानी कि 6 मंथ आएगा एवरेज पीरियड। 6 मंथ, 6.5 मंथ है और 6 मंथ। ओके, नेक्स्ट आते हैं एंड ऑफ ईच मंथ, यानी कि एंड वाले में कितना आएगा? तो देखो, फर्स्ट जो ड्राइंग है इसमें 30 अप्रैल को करी है, तो 30 अप्रैल के बाद 31 मार्च कितने महीने होते हैं? 11 मंथ होते हैं। प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉ, तो फर्स्ट ड्रॉ तो हमने ले लिया। मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉ, लास्ट ड्रॉ कब करा होगा उसने? एंड में कर रहा है ना, तो 30 मार्च को करा होगा। तो 30 मार्च के बाद तो एक भी महीना बचा ही नहीं, बचो तो 0 मंथ लिख लो, डिवाइड बाई 2 यानी 11 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5.5 मंथ आ जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल मेथड कि कैसे मंथ्स कैलकुलेट करते हैं, एवरेज पीरियड कैसे आता है। अब इसके हम छोटे से कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लेते हैं, देन ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो स्टूडेंट, सिंपल मेथड का एक क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व करते हैं और काफी इजी भी है। देखो, जैसे यहाँ पे है कि मोहन विड्रॉ 5000 ईच मंथ, मोहन ने जो ड्राइंग करी है 5000 ईच मंथ करी है, राइट। तो देखो, तो सबसे पहले आप ये समझो कि टोटल ड्राइंग कितनी होगी इसकी, टोटल ड्राइंग। क्यों? क्योंकि यहां पे ईच मंथ दे रखा है। देखो, हमेशा नहीं होता है लेकिन इस क्वेश्चन में है ईच मंथ। तो पहले टोटल ड्राइंग निकालिए, 5000 विड्रॉ करा इसने, ओके, और ईच मंथ यानी कितने महीने विड्रॉ करेगा? तो ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि सिंपल मेथड में पूरे साल ड्राइंग करनी होती है। तो ये आ गया 60,000, राइट, 60,000 आया। सो इसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एवरेज पीरियड, राइट स्टूडेंट्स। तो टोटल ड्राइंग है 60,000,
रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%, 6/100 एंड एवरेज पीरियड। इंटरेस्टिंग बात देखो, यहां पे कहीं भी मंथ मतलब ये नहीं दिया कि उसने ड्राइंग कब करी है, बिगनिंग में करी है, मिडल में करी है, एंड में करी है, ये इंफॉर्मेशन कहीं भी क्वेश्चन में नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स हम एक बड़ा बड़ा नोट लिख लेते हैं, नोट इफ डेट ऑफ ड्राइंग नॉट गिवन, ड्राइंग्स नॉट गिवन, अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं होगा तो स्टूडेंट्स क्या किया जाएगा, देन इट इज टेकन एज मिडल ऑफ ईच मंथ, यानी कि ये मिडल ऑफ ईच मंथ मान लिया जाएगा, जिसका आंसर है 6/12। तो इंटरेस्टिंग बात, जब कभी भी क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग हो ही नहीं कि बिगनिंग में करा, कि मिडल में करा, कि एंड में करा, तो आप लोग सपोज कर लेना कि वो ड्राइंग उसने मिडल में करी। तो यहां पे वही हम 6/12 सपोज कर लेंगे। ओके, अब इसे सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स। तो 20 से 20 कट गया, 6 2 3, यानी कि इसका आंसर 1800 आ गया। राइट स्टूडेंट्स? ओके, अच्छा एक बात और आप हमेशा ध्यान रखना कि जैसे यहां पे दिया था कि मोहन विड्रॉ 5000 ईच मंथ, ईच मंथ दिया था, अगर ईच मंथ नहीं होता तो टोटल ड्राइंग हम 5000 को ही हम सपोज कर लेते। राइट? ओके स्टूडेंट, तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड। सो स्टूडेंट्स, अब हमें प्रोडक्ट मेथड का एक क्वेश्चन करना है जिसे हम अच्छे से समझ लेते हैं। राइट, तो देखो प्रोडक्ट मेथड में यह है कि इट इज फॉलोड इन केस ऑफ इरेगुलर ड्राइंग, यानी ड्राइंग इरेगुलर करता है, अमाउंट डिफरेंट कर देता है, या पूरे साल ड्राइंग नहीं करता, या कुछ महीने छोड़ के ड्राइंग करता है, तो इन कुछ केसेस में ये वाला केस फॉलो किया जाता है प्रोडक्ट मेथड, जैसा मैंने पहले भी बताया। राइट, तो और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट हमेशा 1/12 का लेते हैं, यानी बस 1 मंथ का लेते हैं। अब 1 मंथ का क्यों लेते हैं तो मैं आपको यहां पे बताऊंगा इसको। तो जैसे आप देखो, सॉल्यूशन करना है इसी क्वेश्चन का, जैसे दे रखा है कि मोहन की जो ड्राइंग है वो ये है, और कैलकुलेट इंटरेस्ट और ड्राइंग 31 मार्च को कैलकुलेट करना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। राइट, तो जैसे आप देखो, जो इसने फर्स्ट ड्राइंग करी है 30 अप्रैल को करी है, 10,000 है। इसके बाद वाली जो ड्राइंग है 1 जुलाई को करी है, जो कि 5000 है, एंड थर्ड ड्राइंग 1 नवंबर को करी है, जो कि 20,000 है, एंड फोर्थ ड्राइंग 1 फेब को करी है, फोर्थ ड्राइंग जो कि 10,000। राइट, अब हमें देखना है कि कौन से अमाउंट पे कितने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है हमें। जैसे देखो यहां पे अप्रैल से लेकर मार्च तक, यानी अप्रैल एंड है, तो अप्रैल तो खत्म हो गया, तो मई से जोड़ लो, तो मई से मार्च तक कितने महीने का इस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा हमें, तो 11 मंथ का आएगा। ये वाला देखो जुलाई से मार्च तक, यानी जो पैसा हमने जुलाई में अगर विड्रॉ करा है तो उस पे जुलाई से लेकर मार्च तक इंटरेस्ट लगेगा, तो जुलाई से मार्च तक आएगा स्टूडेंट्स 9 मंथ। नवंबर से मार्च तक, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 5 मंथ है। फेब से मार्च तक 2 मंथ, फेब और मार्च क्योंकि बिगनिंग है तो यहां पे 2 मंथ है। राइट, इसके बाद है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आया आपका 1,10,000, ये आया आपका 45,000, देन 1 लाख, और देन 20,000। राइट स्टूडेंट, अब बात आती है कि हमने इसमें 1 मंथ क्यों लिया है। राइट, 1 मंथ क्यों लिया है हमने, तो देखो बात ये समझनी है कि हमने इसने जो 10,000 ड्राइंग करी थी उसको हमने ऑलरेडी 11 से मल्टीप्लाई करके 1,10,000 ले लिया, तो इसमें फिर 1 मंथ ही कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमने पूरे 11 महीने का इंपैक्ट यहां पे ले रखा, और यहां पे इसका 9 मंथ का इंपैक्ट ले रखा है हमने, तो इस वजह से इस वाले मेथड में हमेशा 1 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। ओके, इसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, जो भी आपका प्रोडक्ट का टोटल आया, इनटू सेम यही
रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपने सिंपल मेथड में पढ़ा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज पीरियड जो कि 1/12 है इसमें, राइट। तो टोटल प्रोडक्ट देखो उसका कितना आ रहा है, 2,75,000, राइट स्टूडेंट्स। तो 2,75,000 का कैलकुलेट करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एंड 1/12। तो स्टूडेंट जब इसका कैलकुलेशन करोगे आप वैसे काटोगे 2291.6, यस। तो इसके अराउंड ये आंसर आएगा, राइट स्टूडेंट। तो आई होप आप लोगों को प्रोडक्ट मेथड समझ में आया होगा एंड मैं सजेस्ट करूंगा कि बच्चे एक दो बार इसको आप लोग दोबारा से इस वीडियो को वॉच करिए, इसे अच्छे से समझिए और कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी करिए। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये डाउट है, मैं आपको बिल्कुल सॉल्यूशन दूंगा उसमें, राइट। आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा उसमें। सो स्टूडेंट वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।